हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद लर्निंग में आपका स्वागत है। हम एनसीईआरटी सीरीज़ में क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 आज पढ़ने वाले हैं। पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप, है ना। पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप इसमें हम पढ़ेंगे। अब आज आपने इसमें कुछ स्थल रूपों को जरूर देखा होगा जो दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है तो कहीं धंस जाती है ना। इसको भी साथ में, बॉक्स को भी साथ में पढ़ेंगे अपन। पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है ना। तो इसमें नोट से भी साथ में बनाते हुए चलेंगे अपन। पृथ्वी के स्थल रूप, हेडिंग डालनी है पृथ्वी के स्थल रूप, है ना। पृथ्वी के स्थल रूप जिसमें पर्वत, पठार, मैदान आदि पृथ्वी पर लगातार होने वाली गतियों व बलों का परिणाम है। गतियों व बलों का परिणाम है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरी यह बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की क्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों या मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। फिर आता है पर्वत। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। इसे पर्वत जो है ऐसे होता है ये। तो ये सतह जो है, ऊंचाई तो कम रहेगी, इसकी शिखर छोटा होता है। ये जो शिखर है छोटा होता है, लेकिन ये जो आधार है ये बड़ा होता है इसका, है ना। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएगी, है ना। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियाँ होती है, उन्हें हिमानी कहा जाता है। क्या कहते हैं? हिमानी। कुछ पर्वतों पर बर्फ जमी हुई रहती है, उन्हें हम हिमानी कहते हैं। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के रूप में भी व्यवस्थित हो सकते हैं, जिसे श्रृंखला कहा जाता है ना। बॉक्सों को भी देखेंगे साथ में। पर्वत बनाना, आपको बहुत मात्रा में कागज़ चाहिए। कागज़ को मेज पर रखिए, कागज़ों को अपने हाथों से दोनों तरफ से दबाइए। कागज़ में मोड़ पड़ जाएंगे तथा वे
एक चोटी की तरह ऊपर की ओर उड़ जाएंगे। इस प्रकार आपने एक पर्वत बना लिया। ये जो है, ये एग्जाम्पल दे रखा है उदाहरण के तौर पर आपको बताने के लिए कि पेज को इधर से भी मोड़ा है, इधर से भी दबाव दिया है, प्रेशर दिया है, ये बीच में जो उड़ गया, ये जो भाग उड़ गया है, ये पर्वत का निर्माण करता है ना। आगे चलते हैं। जैसे वलित पर्वत है, ये देखो, ये भूपर्पटी से वलित पर्वत बना है, ये वाला है ना, ये वाला, ये वलित पर्वत। पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, ब्रोंसोत पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत हैं, जिनकी श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है, तब ब्रोंसोत पर्वतों का निर्माण होता है। कैसे? जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर रूप में विस्थापित हो जाता है। ऊर्ध्वाधर जैसे ये उड़ गया है, ये भी उड़ गया, ये नीचे धंस गया, ये वाला जो भाग है नीचे धंसा हुआ है ना, ये वाला भाग जो नीचे धंस गया, इन्हें ब्रोंसोत पर्वत कहते हैं। ब्रोंसोत पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड, जो ऊपर उठा हुआ है इसे उत्खंड कहते हैं। उत्खंड मतलब हास्ट कहा जाता है। तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका भ्रंश, ये जो नीचे धसा है इसे द्रोणिका भ्रंश है ना, द्रोणिका भ्रंश, ग्राबेन, द्रोणिका भ्रंश, ग्राबेन, इसको ग्राबन कहते हैं, इसको हास्ट कहते हैं, ग्राबेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वॉसजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है ना। यूरोप की राइन घाटी तथा वॉसजेस पर्वत इस तरह के पर्वत तंत्र के उदाहरण है। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरणों का पता लगाइए। ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमालयों में होता है। जलाशयों के जल को लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई तथा पन बिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी, घाटियाँ तथा वेदिकाएँ कृषि के लिए उपयुक्त होती है। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पाद जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार का खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों के नाम बता सकते हैं जहाँ ये खेले जाते हैं, है ना? इसको नोट डाउन कर लेते हैं अपन पहले, पहाड़ी को। पहाड़ी हेडिंग डालते हैं। सामान्यतः आसपास के धरातल से ऊंचा, सामान्यतः आसपास के धरातल से ऊंचा उठा हुआ भाग, ऊंचा उठा हुआ भाग। फिर पर्वत की हेडिंग डालते हैं। पर्वत
जो पर्वत पढ़ चुके हैं अपन, है ना। पर्वत की हेडिंग डालते हैं। पर्वत में पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई, पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई ऊंचाई है। पर्वत का शिखर पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। आधार चौड़ा होता है। आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। बहुत ऊंचा होता है ना। बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएगी। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाएगी। है ना। इसको अगर और भी शॉर्ट में करना है तो पर्वत 600 मीटर ऊंची पहाड़ी, है ना। ये बॉक्स में दे भी रखा होगा। ये देखो, ये बॉक्स में दे रखा है, ये भी नोट डाउन कर सकते हैं। पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची उठी होती है। 600 मीटर से अधिक ऊंची खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है ना। तो ये भी लिख सकते हैं इसमें, 600 मीटर ऊंची वाली पहाड़ी, ऊंची प्लस पहाड़ी, है ना। फिर आते हैं पठार। पठार को पढ़ते हैं। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान होता है, मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। भारत में दक्कन का पठार पुराने पठारों में से एक है। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है ना, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरे के
खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार में लोहा, कोयला तथा मैंगनीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती है। भारत में छोटा नागपुर पठार स्वर्णरेखा नदी पर स्थित हुंड्रू जलप्रपात क्या है, हुंड्रू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, है ना। तो इसमें अपर्दन लिख सकते हैं अपन, अपर्दन। अपर्दन अपर्दन में क्या है, स्थल का अपने स्थान पर टूटना, है ना। उन्होंने पढ़ा है स्थल पर अपने स्थान का टूटना, हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये अपने को शॉर्ट में लिखना है ना। फिर निक्षेपण अपने को पता है, जमाव के कारण, जमाव होना, है ना, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, उसे निक्षेपण कहते हैं। फिर पर्वत पढ़ा है अपनों ने, है ना, पर्वत पढ़ा है अपनों ने। तो पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पर्वत कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के पर्वत होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है वलित पर्वत, वलित पर्वत। दूसरा होता है भ्रंशोत पर्वत, और तीसरा होता है ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, है ना। तो इसमें पहला आता है वलित पर्वत। वलित पर्वत, इसमें लिख सकते हैं अपन हिमालय, वलित पर्वत में हिमालय, आल्प्स, यूराल पर्वत, उसके बाद में अरावली पर्वत, अरावली, है ना। उसके बाद में अप्लेशियन, है ना। फिर आता है दूसरे नंबर पे भ्रंशोत पर्वत, भ्रंशोत पर्वत, है ना। अब भ्रंशोत पर्वत में क्या है, अपनों ने देखा है भ्रंशोत पर्वत में हास्ट उत्खंड, है ना, सॉरी, उत्खंड पर्वत, उत्खंड जिसे बोलते हैं हास्ट, है ना। फिर आता है द्रोणी पर्वत, है ना। जैसे ये लिख रखा है इसने, भ्रंशोत पर्वत का निर्माण ऊपर उठे हुए खंड को उत्खंड हास्ट तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणी का भ्रंश यानी ग्राबेन कहा जाता है ना।
हास्ट और हास्ट कौन सा है ना, जो ऊपर उठा हुआ है ना, इसको बोलते हैं हास्ट। और ये जो है, ये वाला हिस्सा है, इसको बोलते हैं द्रोणिक, है ना, द्रोणिक का मतलब ग्राबेन, है ना, ग्राबेन। कहाँ पे? राइन घाटी व वॉस्जियस पर्वत, राइन घाटी, वॉस्जियस पर्वत। कहाँ पे? तो यूरोप में, है ना, यूरोप में। पठार हमने पढ़ लिया है, पठार को भी नोट डाउन कर लेते हैं अपन, है ना। पठार, पठार। अब पठार में क्या है? उठी हुई सपाट भूमि, उठी हुई सपाट भूमि, उठी हुई सपाट भूमि। ऊपरी भाग मेज के समान है, ऊपरी भाग मेज के समान, मेज, मेज के समान, ऊपरी भाग मेज के समान। फिर इसमें क्या है? तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार, है ना। तिब्बत का पठार विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार, है ना, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार। फिर पठार खनिजों से भरपूर होते हैं, खनिजों की भरपूर, खनिजों की भरपूर मात्रा, है ना, खनिजों की भरपूर मात्रा। जैसे सोना व हीरो की खदान, सोना व हीरे की खान। कहाँ पे? अफ्रीका में, है ना। कहाँ पे? तो अफ्रीका में, मतलब अफ्रीका का पठार, है ना, अफ्रीका का पठार। फिर उसके बाद में छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार भारत में। कहाँ पे है? भारत में। तो इसमें लोहा, कोयला, मैग्नीज, लोहा, कोयला और मैंगनीज, है ना, मैंगनीज। फिर पठार में जलप्रपात, जलप्रपात भी है, जलप्रपात बनता है। कहाँ पर? छोटा नागपुर, छोटा नागपुर में, है ना, नागपुर का पठार।
कौन सा? तो स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी। कौन सा जलप्रपात है? तो हुंड्रू जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात है ना, हुंड्रू जलप्रपात। तथा जोग जलप्रपात, तथा जोग जलप्रपात है ना, जोग जलप्रपात। कौन सी नदी है? तो शरावती नदी। शरावती नदी कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है ना, कर्नाटक में। फिर अपन पढ़ते हैं मैदान। क्या पढ़ते हैं? मैदान, ये वाला भाग मैदान। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्री तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। कुछ मैदान काफ़ी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बने हैं। नदियाँ पर्वतों के ढलों पर नीचे की ओर बहती है तथा उन्हें अपरदित कर देती है। नदियाँ पर्वतों के ढलों पर बहती है, जैसे ये पर्वत है, ये पर्वत है ना, तो यहाँ ढाल पर बहती है, यहाँ से इधर बहती है। तो यहाँ जो ऊपर मटेरियल रहता है, जो मिट्टी रहती है, कंकल रहता है, उनको नीचे की ओर बहा कर ले आती है ना, उनको नीचे की ओर बहा कर ले आती है, तो उन्हें अपरदन कहते हैं, अपरदित कर देती है। वे अपरदित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है, अपने साथ जहाँ जाती है वहाँ तक ले जाती है उसको। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू तथा सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है। जहाँ घाटी रहती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ये प्लेन है, यहाँ से नदी जा रही है और यहाँ घाटी है, ऐसे करके है ना, तो इधर से आ रही है, तो ये यहाँ जो भी बालू कंकल रेत आ रहा है वो यहाँ पर जमा हो जाएगा। कहाँ पर? यहाँ पर जमा हो जाएगा, है ना, यहाँ पर जमा हो जाएगा। फिर यहाँ से वापस पानी चला जाएगा और उसके बाद में यहाँ का जो है उससे वापस ये निक्षेपित अपरदित करना चालू कर देगी। ये यहाँ पर उसने निक्षेप कर दिया है, सारा जो है ना वो यहाँ पर निक्षेप कर दिया उसने, मतलब यहाँ सारा मटेरियल जो है वो जमा हो गया, पत्थर, बालू, सेल्ट, जो भी कंकल पत्थर मिट्टी है वो यहाँ पर उसने जमा कर दिया। तो यहाँ पर क्या करती है? वो मैदानों का निर्माण करती है ना, यहाँ मैदानों का निर्माण करती है। एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर ये पूरी जगह भर जाएगी, ये पूरी जगह भर जाएगी, ये सीधा हो जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर गड्ढा नहीं रहेगा, है ना। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं, यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भाग में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण है। मैदान मनुष्य के रहने के लिए सबसे उपयोगी क्षेत्र है। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। भारत में गंगा का मैदान देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है ना। गंगा का मैदान सबसे अधिक जनसंख्या वाला मैदान है। फिर आगे बढ़ते हैं स्थल रूप एवं लोक। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार से जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होता है। मैदानों में फसलें उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल का उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र से लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से करते हैं, जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण करना। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं, जो कि उन्हें गंदा कर देता है। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम
हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें, है ना। हम आज के ज़माने में कहीं पर भी किसी खुली जगह में फेंक देते हैं कचरा, कहीं जल में फेंक देते हैं। जैसे बहुत सारे कुछ कार्यक्रम होते हैं तो बहुत सारे लोग क्या है कि कुछ रहता है जो जल में प्रवाहित कर देते हैं, क्या नहीं उसे जल में प्रवाहित करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, उन्हें अलग कर देना चाहिए, क्योंकि जल में प्रवाहित करने से जल दूषित होता है। जल क्या होता है? दूषित होता है ना। नदी दूषित होती है, जिससे हमें कृषि करने में दिक्कत आती है, पानी खराब होता है ना। बॉक्स को भी देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन स्वस्थ परिसर, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क के निवास करता है, और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु तथा स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सरकार द्वारा भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जैसे मिशन गंगे है ना। मिशन गंगा जो है उसमें भी गंगा को साफ सुथरा करा जा रहा है। तो उसमें जो मटेरियल रहता है, जैसे कचरा वगैरह रहता है, उसको घूम घूम के निकाला जाता है, जिससे पानी स्वच्छ रहे, दूषित ना रहे, कोई बीमारियां नहीं फैले, है ना। ऐसे जैसे अरुणाचल प्रदेश में रस्सी से बना हुआ पुल भी है। ये रस्सी से बना हुआ है, प्रकृति का है ना। रस्सी प्राकृतिक है, तो ये प्राकृतिक पुल है ना, रस्सी से बना हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, है ना। तो इसको अपन नोट डाउन कर लेते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं। पठार हो गया, अब क्या होगा? मैदान, है ना। मैदान में क्या होता है? नदियों द्वारा निर्मित। मैदान कैसे? नदियों द्वारा निर्मित। नदियों द्वारा निर्मित कहाँ पर? भारत में कैसे होता है? तो सिंधु नदी, है ना। गंगा व ब्रह्मपुत्र, सॉरी, है ना, गंगा ब्रह्मपुत्र। फिर चीन में यांगत्से नदी, नदी है ना, यांगत्से नदी, ये हो गया। उसके बाद में आते हैं हम स्थल रूप व लोक। स्थल रूप व लोक, है ना, स्थल रूप व लोक। तो यहाँ क्या है? प्रकृति व मानव अधिवास, प्रकृति व मानव अधिवास, तथा सामाजिक आर्थिक पारितंत्र, तथा सामाजिक आर्थिक पारितंत्र, सामाजिक आर्थिक पारितंत्र, है ना। सामाजिक आर्थिक पारितंत्र में क्या है? रस्सी से बने पुल, रस्सी से बने पुल, है ना। रस्सी से बने पुल कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, है ना। फिर जीवित जड़ों से निर्मित पुल, जीवित जड़ों से निर्मित पुल
है ना। ये कहाँ पर? मेघालय में, मेघालय में है ना। फिर जो पर्वत है, तो हम इसको बना नहीं पाएंगे। देखते हैं कहीं पर चित्र हो तो, मैप अगर होता है तो हम देखते हैं। नहीं है, नहीं है ना, बना नहीं पाएंगे इसको। देखते हैं, बनाते हैं। यहाँ पर बनाते हैं इसको। चलो यहाँ पर छोटा सा बनाएंगे। मैप की सहायता से अपन पढ़ेंगे। है ना। ये तो यहाँ पर क्या है, ये जो है रॉकी पर्वत। कौन सा पर्वत? रॉकी पर्वत, है ना, रॉकी पर्वत। फिर उसके बाद में यहाँ पर है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है अपलेशियन पर्वत। क्या है? अपलेशियन पर्वत। अपलेशियन पर्वत, है ना। उसके बाद में यहाँ पर है एंडीज पर्वत। यहाँ पर क्या है? एंडीज पर्वत, एंडीज पर्वत, है ना, एंडीज पर्वत। और यहाँ पर क्या है? अमेजन नदी, अमेजन नदी, है ना, अमेजन नदी। ये छोटे छोटे पर्वत हैं। है ना। फिर इसको बड़ा बनाते हैं। देखते हैं सही से तो नहीं बनेगा, बट बनाते हैं। ये बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर है राइन घाटी। यहाँ पर क्या है? ये जो है राइन घाटी।
यहाँ पर क्या है, राइन घाटी, राइन घाटी, ये राइन घाटी है। और ये जो है यहाँ पर, यहाँ का जो हिस्सा है ना, यहाँ का जो हिस्सा है वोस्जियस पर्वत, क्या है, वोस्जियस पर्वत, वोस्जियस पर्वत है ना। आल्प्स कहाँ है, तो आल्प्स है यहाँ पर, आल्प्स है ना। फिर यहाँ का जो हिस्सा है ये यूराल पर्वत, क्या है, यूराल पर्वत है ना। फिर यहाँ जो है, यहाँ ना यांगत्से नदी है, क्या है, यांगत्से नदी, यांगत्से नदी, यांगत्से नदी है ना। फिर यहाँ जो है तिब्बत का पठार भी है, यहाँ है तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार। यहाँ जो है ये है हिमालय, हिमालय है ना। इसको और भी बनाते हैं, यहीं पर है वो, जगह का अभाव है। तो यहाँ पर है माउंट किलिमंजारो है ना, ये फ्यूजियामा भी बना ही देते हैं। है ना, ये फ्यूजियामा है। ये भी बना ही देते हैं। यहाँ पर है किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो, किलिमंजारो कहाँ पर, तंजानिया में है ना। और यहाँ पर क्या है, नील नदी, नील नदी है ना, यहाँ पर नील नदी है। और यहाँ जो है सहारा का मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल है ना। और यहाँ जो है एटलस का पर्वत, एटलस, ये एटलस पर्वत है ना। ये जो है फ्यूजियामा, फ्यूजियामा है ना, ये फ्यूजियामा है ना, ये फ्यूजियामा है। तो मैप के जरिए भी हम समझ सकते हैं कि कहाँ क्या चीज़ है ना। कोशिश करना पड़ेगी हमें कि हम मैप को बनाते हुए चले, है ना, ताकि हमें समझने में कोई दिक्कत ना हो, ताकि हमें समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ हम कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपने बहुत ध्यान से क्लास को देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा और साथ साथ में नोट्स भी बनाए होंगे। इसी के साथ हम क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।